हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल के बारे में। इस वीडियो में मैं इससे रिलेटेड नोट्स भी दूंगा, साथ ही साथ इससे रिलेटेड मैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी आपको कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, एक ही वीडियो में आपकी पूरी की पूरी टॉपिक की तैयारी होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि आगामी सीजी कांस्टेबल भर्ती में इसकी टॉपिक से क्वेश्चन तो आने ही है, क्योंकि और न्यू सिलेबस में इसे डाला गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पीएससी या व्यापम इत्यादि में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले मैं नोट्स देता हूँ, उसके बाद आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी करवा दूंगा। तो एक ही वीडियो काफ़ी होगी आपके पूरे के पूरे टॉपिक के लिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संचार कौशल। आखिर संचार कौशल ये क्या है? तो संचार कौशल को हम दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहला होगा संचार, फिर दूसरा होगा कौशल। तो आखिर संचार किसे कहते हैं? तो देखिए, संचार या इसे संप्रेषण के नाम से भी जानते हैं। इसका अर्थ है सूचना, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान करना। जिस प्रकार से मैं आपके पास सूचनाओं को आदान प्रदान कर रहा हूँ, और ठीक उसी प्रकार से आप कमेंट बॉक्स पे अपनी बातों को मेरे पास रख रहे हैं, तो ये क्या है? संचार का ही एक प्रकार है ना। इसका उद्भव लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि संचार शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा कम्युनिकेयर से, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है साझा करना। ठीक है, अब आगे दिखते हैं कि हमने संचार के बारे में तो बात कर ली। अब संचार कौशल क्या होता है? तो कम्युनिकेशन स्किल अर्थात संचार कौशल का मतलब होता है अपनी बातों को प्रभावी और स्पष्ट तरीके से बताना। ठीक है, जैसे मैं कोई भी बात कर रहा हूं और बातों को अगर मैं अच्छे से स्पष्ट तरीके से व्यक्त नहीं करता तो मेरा संचार कौशल अच्छा नहीं माना जाएगा। तो जितना प्रभावी आपकी बातें होंगी, आपकी सूचनाएं होंगी, उतना ही प्रभावी आपका संचार कौशल होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति के बात करने का तरीका ही उसकी कम्युनिकेशन स्किल कहलाता है कि वो किस प्रकार बात करता है। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल से व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। तो कम्युनिकेशन स्किल की क्लासेस भी होती है ना, जिसमें बॉडी लैंग्वेज ये सभी चीज़ें समाहित होती हैं। तो देखिए, अब आगे देखते हैं संचार के उद्देश्य क्या हैं, है ना। तो सबसे पहला उद्देश्य है इसका जानकारी का प्रवाह करना, अर्थात जिसे बोलते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देखिए, जानकारी का प्रवाह ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर, इसका मतलब जैसे मेरे से आपके द्वारा जाए या आपके द्वारा से मेरे पास आए, तो ये क्या है? जानकारी का प्रवाह कहलाता है। ठीक है, और जिसमें सही सूचना का निरंतर प्रवाह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, जो भी जानकारी होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। अब जरूरी बिंदु देखें कि सूचना इसमें स्पष्ट और समझने योग्य भाषा में दी जाए। जैसे अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो आप आसानी से मेरी भाषा को समझ सक रहे हैं, है ना। तो ये जो भाषा है सबसे सरल और स्पष्ट भाषा है। दूसरा, सही व्यक्ति, सही समय और सही स्थान पर आपकी दी हुई जानकारी पहुंचनी चाहिए। यही संचार कौशल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा है गलत या अधूरी जानकारी देने से आपको बचना चाहिए। फिर उदाहरण देखूं, जैसे यदि मैनेजर गलत सूचना दे दे, आप खुद इसमें फील करें, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पर एक कंपनी का बॉस है, नीचे में मैनेजर है, उसके नीचे कर्मचारी है। कंपनी का बॉस बोलता है कि अब से मैं कर्मचारियों को 250 रुपये वेतन दूंगा। ठीक है, और मैनेजर जाके बोलता है कर्मचारियों को कि बॉस ने कहा है कि वे अब से आपको 230 रुपये का बोनस देंगे। तो देखिए, गलत जानकारी जैसे ही कर्मचारियों के पास जाएगी, तो क्या उनमें क्रोध की भावना आएगी? तो जी हाँ, आएगी। तो क्या यहाँ पर संचार सही होगा? नहीं। क्या वो कंपनी अच्छे से चल पाएगी? नहीं। तो जानकारियां आपको सही देनी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये पेन को दूसरा लेता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समन्वयन। आखिर कोऑर्डिनेशन क्या है ना। समन्वयन किसे कहते हैं? तो संगठन में सभी कर्मचारी और विभागों के बीच तालमेल बैठाने के लिए संचार जरूरी है। ठीक है, अब उद्देश्य संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना, मतलब किसी भी व्यक्तियों के एक संगठन बनाने के लिए, है ना, संचार कौशल का होना बहुत ही जरूरी है। जब तक उनमें बातचीत नहीं होगी, ठीक है, विचार विमर्श नहीं होगा, तब तक वो संगठन क्या अच्छे से चल पाएगा? नहीं। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल देखता हूँ, जैसे एक है मार्केटिंग टीम, दूसरा है प्रोडक्शन टीम। इनके बीच में नियमित संवाद बहुत जरूरी है। जैसे मार्केटिंग टीम प्रोडक्शन टीम को बताएगा, जो कि प्रोडक्शन उत्पादन करता है, वहां पर कंपनी को बताएगा कि यार मार्केट में इतने चीज़ों की ज़रूरत है,
तभी तो प्रोडक्शन टीम चीज़ों को बनाएगी, और जैसे ही चीज़ें तैयार हो जाएंगी फिर प्रोडक्शन टीम मार्केटिंग टीम को बताएगी कि यार चीज़ें तैयार हो गई, जाइए आप मार्केटिंग कीजिए। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में समन्वय आवश्यक है, यही संचार कौशल की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा है प्रबंधन कौशल सीखना, है ना। तो इसमें संचार के द्वारा कर्मचारी अनुभवी लोगों से सीखते हैं। मतलब कोई नया कर्मचारी यहाँ पर ज्वाइन किया, तो जो पहले से वहां पर काम कर रहा है उसके अनुभव से जो नया कर्मचारी है ना वो सीखता है। तो ये सीखेगा कैसे? संचार के माध्यम से। ठीक है, इससे वे प्रबंधकीय कौशल, नेतृत्व क्षमता अर्थात लीडरशिप और समस्या समाधान सीख पाते हैं। संचार के माध्यम की अगर मैं बात करूं तो इसमें होगा आदेश, ऑर्डर्स, है ना, ऑर्डर्स का लेना और समझना, निर्देश को समझना। तीसरा है सलाह देना या देना। चौथा है राय, ओपिनियन, एक दूसरे की राय को समझना। पांचवा है विश्वास और धारणाएं अर्थात बिलीफ्स और परसेप्शन को समझना। अब यार बहुत अच्छी नोट्स यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इसके बाद इसको पढ़ने के बाद संचार कौशल से आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला, ये मेरी गारंटी है। चौथा है हमारा उद्देश्य संचार कौशल का परिवर्तन स्वीकार करना, तो एक्सेप्टिंग चेंजेस। तो देखिए, संगठन में नई नीतियां, प्रक्रियाएं और कार्यशैलियां लागू करने के लिए संचार क्या है? आवश्यक है। जैसे आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, अब कंपनी का बॉस वहां पर नई नीतियां लाता है, ठीक है, कि आज से आपको 9 बजे काम पर आना है 10 बजे की जगह। तो अगर यहाँ पर संचार उपस्थित ना हो, मतलब पहले से उनके बीच में बातचीत ना हो, या तो नई नीतियों को उनको समझाया ना जाए, तो कर्मचारी क्या है, हड़ताल में बैठ जाएंगे। यार आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप नई नीतियां कैसे ला सकते हैं, है ना। तो वो संचार कौशल क्या करता है, संचार के द्वारा हम पहले उनसे बात करेंगे और नीतियों को समझाएंगे कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, आपको इसमें से क्या प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो इसीलिए परिवर्तन को स्वीकार करना भी संचार कौशल का एक उद्देश्य है। तो देखिए, संचार की भूमिका क्या होती है? कर्मचारियों को सकारात्मक रूप से तैयार करना, उनके बीच में नेगेटिव थिंकिंग नहीं आनी चाहिए। फिर है परिवर्तन के प्रति विरोध कम करना, क्योंकि जैसे ही परिवर्तन होता है ना, लोगों में आक्रोश या विरोध की भावना जागृत होती है। तो परिवर्तन पॉजिटिव रूप में हो रहा है, ये दिखाने के लिए संचार कौशल जरूरी है। उदाहरण है, नई तकनीक लाने से पहले कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, है ना। इस टेक्निक का यूज कर रहे हैं, चलिए आप पहले आपको सिखाते हैं, उसके बाद ये नई नीति लाएंगे, है ना। चलिए, पांचवा है अच्छे मानवीय संबंध, मतलब संवाद से गलतफहमियां, मतभेद या मनभेद क्या होते हैं, दूर होते हैं, पता ही है आपको। इससे प्रबंधक और कर्मचारी के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ता है। तो जितनी ज्यादा प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच में संवाद होगा ना, अर्थात संचार होगा, तो उनके बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए अब मैं क्विक से बताता हूँ इन्हें, उदाहरण से मैं बताता हूँ। किसी विवाद को बातचीत द्वारा हल करना, इससे संबंध मजबूत होते हैं। अब पांचों पॉइंट को मैं समराइज करके यहां पर बताता हूं, ठीक है। पहला मैंने बताया जानकारी का प्रवाह। तो जानकारी का प्रवाह में क्या होता है, सही समय सही व्यक्ति तक सूचना पहुंचाना, है ना, यही जानकारी का प्रवाह है। इसका परिणाम क्या होता है, कार्य में कुशलता आती है। दूसरा है समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन करना। इसमें विभागों और कर्मचारियों में आपसी तालमेल बनता है, जिसमें संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति होती है, आपस में वे संगठित होते हैं। तीसरा है प्रबंधन कौशल सीखना। तो अनुभवी लोगों से ज्ञान का आदान प्रदान करना मैंने बता रखा है। इससे क्या होता है, आदमी का कौशल विकास होता है, स्किल डेवलप होता है। फिर आता है परिवर्तन स्वीकार करना। इसका मतलब होता है कर्मचारियों को तैयार करना, जिसमें सकारात्मक प्रतिक्रिया यहां पर आती है। पांचवा है अच्छे संबंध। संवाद द्वारा मतभेद दूर होता है, जो गलतफहमियां हैं वो दूर होती हैं, जिसके कारण लोगों में विश्वास और सहयोग की भावना आती है। तो दोस्तों यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछ देना, अब आपसे पार नहीं जाने वाला, ठीक है। चलिए अब संचार की परिभाषाएं, है ना, मैंने बताया था संचार क्या है। अब इतने सारे वैज्ञानिकों ने संचार की परिभाषाएं दी हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं चेरी ने कहा कि संचार उत्प्रेरक का आदान प्रदान है, या उत्प्रेरक का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। दूसरा है सेनन, एक मस्तिष्क का दूसरे पर प्रभाव ही संचार है। तीसरा है मिलेन, प्रशासनिक संगठन की जीवन रेखा क्या है, संचार है। तो जैसे कि संगठन की क्षमता संचार के द्वारा बढ़ती है ना, उसी के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा गया है, प्रशासनिक संगठन की जीवन रेखा संचार है। चौथा है डॉक्टर श्यामचरण, इन्होंने कहा कि संचार सामाजिकरण का प्रमुख माध्यम है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडियन है। तो संचार जो है सामाजिकरण का प्रमुख माध्यम है। बीबर, सभी तरीके जिनसे एक मानव दूसरे को प्रभावित कर सकता है, ये सभी के सभी क्या है,
संचार है। फिर है न्यूमैन एवं समर, तो तथ्यों, विचारों और भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान ही संचार है। सातवां है विल्वर, स्रोत से श्रोता तक संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया क्या है, संचार है। वर्तमान में मैं अभी स्रोत हूं, आप क्या है, श्रोता है, और माध्यम क्या है, ये यूट्यूब का क्लास है ना। तो यही क्या है, संचार की विशेषता है। अभी किस माध्यम से आप देख रहे हैं, दृश्य और श्रव्य माध्यम से, है ना, जहां पर आप मुझे देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं, ये संचार की विशेषता। ठीक है, चलिए, ये वैज्ञानिकों को आपको एक बार पढ़ लेना है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, अब संचार की गतिविधियां क्या है, क्या बोलना ही संचार है, नहीं, संचार की गतिविधियों में आपको बताता हूं। तो देखिए, सोचना भी संचार है, बोलना भी संचार है, सुनना, देखना, पढ़ना भी संचार है, लिखना भी संचार है, व्यवहार और संवाद करना भी संचार है, यहां तक कि वाद और विवाद करना भी संचार है। टेलीफोनिक संचार मतलब आप बात कर रहे हैं ना फोन पे, वो भी क्या है, संचार है। और पत्राचार, लेटर, है ना, ये भी क्या है, संचार है। तो केवल बोलना अगर मैं बोलूं तो ये संचार नहीं है, ये सभी चीजें संचार के अंतर्गत आती है। उम्मीद है आपको ये चीजें मजा आ रहा होगा, अगर मजा आ रहा है तो यार लाइक जरूर ठोकना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब संचार के प्रमुख तत्व। तो दोस्तों, संचार आखिर किसके द्वारा होता है ना, इसमें प्रमुख तत्व क्या होता है, एक ही सारणी में मैंने सारी चीजें बता दी। देखिए, इसमें होता है सबसे पहला प्रेषक, जो कि संदेश दे रहा है ना, तो संदेश भेजने वाला क्या कहलाता है, प्रेषक। वर्तमान में मैं क्या हूं, प्रेषक हूं, आप क्या हैं, ग्राही हैं, ठीक है। तो शिक्षक और छात्र का संबंध, शिक्षक अपना ज्ञान छात्रों के ऊपर प्रेषित करता है, तो ये क्या होगा, प्रेषक। दूसरा है विचार, तो संदेश का विषय, आखिर किस विषय पर बात हो रही है, ये कहलाता है विचार, इसमें राय आती है, भावना आते हैं, आदेश आते हैं। इसका उदाहरण है, जैसे किसी ने कहा कि कल मीटिंग 10 बजे होगी, तो ये उनका विचार है। तीसरा है संकेतीकरण, जिसे कहते हैं इनकोडिंग, इंग्लिश में आपको याद रखना है, इनकोडिंग। इसका मतलब होता है विचारों को शब्दों, चित्रों और इशारों के रूप में बदलना। जैसे आप व्हाट्सएप पर लिखित संदेश कर रहे हैं, व्हाट्सएप में इमोजीज का आप यूज करते हैं, जैसे स्माइली का यूज करते हैं, मतलब समझ में आ जाता है कि सामने वाला खुश है। रोने का करते हैं तो सामने वाला समझ में आ जाता है कि रो रहा है ना, ये होता है इनकोडिंग। तो सही माध्यम से इनकोडिंग करना संचार की विशेषता है, ठीक है। अब आते हैं संचार का माध्यम, कि आप किस माध्यम से संचार कर रहे हैं। तो संदेश पहुंचाने का साधन, ये क्या है, उसका माध्यम। तो जैसे टेलीफोन या ईमेल के द्वारा संचार करना, ये उसका माध्यम हो गया। वर्तमान में हमारा संचार का माध्यम क्या है, यूट्यूब, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, जिसमें आप दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम का यूज कर रहे हैं। अब प्राप्तकर्ता, तो संदेश पाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, प्राप्तकर्ता। इसे ही और क्या कहते हैं, ग्राही भी कहते हैं। ये हो सकता है छात्र या कर्मचारी, ठीक है। अब डिकोडिंग क्या होता है, तो संदेश को समझना, जैसे मैंने कोई बात कही तो उस बात के पीछे के उद्देश्य को समझना ही क्या होता है, डिकोडिंग होता है। तो कर्मचारियों ने आदेश, अगर कोई आदेश आया है तो कर्मचारियों ने उसे खोला और उसे पढ़ा और समझा, तो इसे क्या कहते हैं, डिकोडिंग। फिर आता है फीडबैक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिसीवर की प्रतिक्रिया, जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि अगर वीडियो समझ अच्छी लगी तो यार लाइक कीजिए, तो लाइक करना क्या हो गया, आपका फीडबैक हो गया। डिसलाइक करना मतलब भी आपका फीडबैक हो गया। तो अगर आपने लाइक किया मतलब मैं समझूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई, और अगर आपने डिसलाइक किया मतलब मैं समझूंगा कि आपको वीडियो पसंद नहीं आई। यही कहलाता है फीडबैक। ये संचार कौशल के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है जैसे यस सर आई अंडरस्टूड, मतलब मैं समझ गया, ठीक है सर मैं समझ गया, ये क्या है, फीडबैक। तो ये संचार के प्रमुख तत्व आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संचार कौशल के प्रकार, ठीक है। तो इसे मैं और जूम करता हूं। संचार कौशल के प्रकार क्या है, तो सबसे पहला है मौखिक संचार। देखिए, संचार कौशल के 3 प्रकार होते हैं ना, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित, एक होता है अमौखिक। तो तीनों के बारे में बता रहा हूं। तो मौखिक अर्थात इसे कहते हैं इंग्लिश में वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हम शब्दों, बातचीत के द्वारा संदेश का आदान प्रदान करते हैं, मतलब इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे सीधा मौखिक रूप से क्या होता है, संचार करते हैं, जैसे वर्तमान में हम कर रहे हैं, ये मौखिक है, ठीक है। यह आमना सामना या ग्रुप चर्चा, फोन कॉल, मीटिंग आदि में क्या है, मौखिक संचार का प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में देखिए तो शिक्षक का क्लास में पढ़ाना या मित्रों से बातचीत करना, ये मौखिक संचार का उदाहरण है। दूसरा देखिए लिखित संचार अर्थात रिटन कम्युनिकेशन। इसका मतलब होता है इसमें हम अपनी बात को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। तो जहां लिखन की आपकी आवश्यकता होगी वो क्या है, लिखित संचार। यह विज्ञापन, पत्र, ईमेल, रिपोर्ट, आर्टिकल आदि में
प्रयुक्त होता है लिखित संचार। एग्जाम्पल देखें तो अखबार का लेख या नौकरी के लिए आवेदन, ये क्या है, लिखित संचार का उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं अमौखिक संचार, जिसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है, जो बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, चेहरे का एक्सप्रेशन, आंखों का संपर्क आदि आते हैं, अमौखिक है। जैसे मैं आपको घूर के देखता हूँ तो यहाँ पर आप समझ में आ रहा है कि मैं आपके ऊपर गुस्सा हूँ। ठीक है, तो ये होता है अमौखिक। जैसे मैं स्माइल कर रहा हूँ, आप समझेंगे कि हाँ यार ये खुश है। तो ये होता है अमौखिक संचार के उदाहरण देखें, जैसे किसी का आत्मविश्वास से हाथ मिलाना या शर्मीलेपन में मुस्कुराना, ये सभी क्या है, अमौखिक संचार के उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आठवां, संचार कौशल के साधन। साधन क्या है, 10 पॉइंट्स में मैं बताऊंगा, 10 ही बस होगा। ठीक है, तो अब देखिए साधन के रूप में हम देखते हैं, तो साधन के रूप में होता है अंतर्वैयक्तिक। सबसे पहला आता है अंतःवैयक्तिक, या इसे बोलते हैं आत्म संचार, जिसे आपको इंग्लिश में जानना होगा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, स्वयं से बातचीत ही इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। इसमें स्वयं से बातचीत, आत्मचिंतन या मन में विचार, मन में सोचना ही क्या है, अंतःवैयक्तिक संचार है। हम जैसे बैठे हैं किसी जगह और अपने विचार को अपने मन में सोच रहे हैं, ये भी क्या है, संचार कौशल। और संचार कौशल के अंतर्गत कौन सा, अंतःवैयक्तिक संचार। इसमें 3 चरण होते हैं, आपको याद रखना होगा। सबसे पहला होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब आत्म जागरूकता। ठीक है, कि आप कितने जागरूक है उस विषय के प्रति। दूसरा है परसेप्शन, कि आप क्या धारणा बना रहे हैं। जैसे मैंने कोई बात कही है तो उस बात से आप क्या समझ रहे हैं, क्या आप धारणा बना रहे हैं, ये होता है परसेप्शन। तीसरा होता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब होता है उम्मीद करना। ठीक है, कि आप क्या उम्मीद वहां पर रख रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है अंतःवैयक्तिक संचार। जब आप एग्जाम दिला रहे हैं, मोस्टली कब होता है पता है, जब किसी इंटरव्यू से पहले मन ही मन खुद को तैयार करना, या कोई एग्जाम दिला रहे हैं, पहले तो सबसे पहले आत्म जागरूकता आती है कि हाँ मुझे क्या क्या करना है। दूसरा आता है धारणा बनाना आता है कि हाँ यार क्या क्या पूछा जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तीसरा होता है उम्मीद रखना, हाँ यार मेरा क्वेश्चन अच्छा जाएगा, मैं अच्छे से ये चीजें कर सकता हूँ। ये होती है अंतःवैयक्तिक संचार। फिर आते हैं नेक्स्ट आता है अंतर्व्यक्ति संचार, इसे बोलते हैं इंटरपर्सनल। तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है। ठीक है, अंतर्व्यक्तिक में स्वयं से करते हैं, लेकिन अंतर्व्यक्तिक में 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है, जिसमें पारस्परिक संचार भी कहते हैं। ठीक है, यह शब्दों, विचारों और संदेशों या संकेतों के माध्यम से होता है। तो ये लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है, अमौखिक भी होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। जैसे बॉस और कर्मचारी की चर्चा क्या हो गई, अंतर्व्यक्तिक संचार हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समूह संचार। इस समूह संचार क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन। तो किसी समूह या ग्रुप के बीच विचारों का आदान प्रदान ही क्या है, समूह संचार है। ठीक है, बीच में छोटे से समूह 5 से 6 लोगों का, 10 लोगों का समूह बन गया और आपस में बातचीत हो रही है, समूह संचार है। उदाहरण कक्षा में डिबेट करना या टीम मीटिंग करना, ये समूह संचार है। चौथा देखें तो जन संचार। अब ये होता है मास कम्युनिकेशन। जो समूह होता है ना, उसका विस्तृत रूप ही जनसंचार है। अब लोगों की संख्या बढ़ जाती है इसमें, तो इसमें संदेश बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसका माध्यम हो सकता है टीवी, रेडियो, समाचार पत्र या सोशल मीडिया। तो देखिए उदाहरण देखें तो प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम जो आती है ना, वो क्या है, जनसंचार का उदाहरण है। या सोशल मीडिया कैंपेन, ये भी क्या है, जनसंचार का उदाहरण है। क्वेश्चन आ सकता है किस प्रकार के संचार का उदाहरण है। आपको इस नोट्स को बस एक बार पढ़ के जाना है यार एग्जाम से पहले। ठीक है, अब चलिए जैसा कि मैं करता हूं, अब आपको समराइज करके बता देता हूं। बस आप एक लीड मारेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए सबसे पहला होता है इंट्रापर्सनल, मैंने बताया। इसमें होती है खुद से बातचीत, जिसमें सोचना या आत्मचिंतन किया जाता है। उदाहरण देखिए तो परीक्षा से पहले खुद को तैयार करना ही इंट्रापर्सनल का उदाहरण है। फिर आते हैं इंटरपर्सनल, अंतर्व्यक्तिक। इसमें क्या किया जाता है, 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है, जिसमें बोलना, लिखना या इशारे करना है ना, जो कि सांकेतिक संचार, इशारे करना सांकेतिक संचार है। तो सभी माध्यम हो सकते हैं, जैसे दोस्त से आप चर्चा कर रहे हैं, बॉस कर्मचारी से संवाद कर रहे हैं, ये सभी इंटरपर्सनल का उदाहरण है। तीसरा है ग्रुप कम्युनिकेशन, जिसमें समूह में बातचीत इसके अंतर्गत आता है, जैसे मीटिंग, डिबेट या चर्चा, या इसका उदाहरण है कक्षा में ग्रुप डिस्कशन। चौथा है मास कम्युनिकेशन, इसके अंतर्गत बड़े जनसमूह तक संदेश, रेडियो, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, समाचार चैनल, विज्ञापन आदि दिखाना, ये क्या है, इसका उदाहरण है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9वां, संचार में आने वाली बाधाओं के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार की बाधाएं आती है संचार करने में। ठीक है, सबसे पहला हम देखते हैं कि शारीरिक बाधा। शारीरिक बाधा के अंतर्गत शारीरिक अक्षमता, जैसे कि सुनने या देखने की क्षमता में कमजोरी है ना, कमजोरी। जैसे कोई व्यक्ति सुन नहीं पा रहा है
तो जैसे मैं कोई बात कर रहा हूं तो क्या आसानी से वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, मतलब संचार करने में हम दोनों को दिक्कत होगी। तो ये हो गई शारीरिक बाधा। ठीक है। दूसरा है भाषाई बाधा। तो भाषा या अनुवाद की गलती, जैसे रन शब्द के कई अर्थ हैं। जैसे आप कोई भी एक शब्द बोलते हैं ना, तो उस एक शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं हाव भाव की दृष्टि से। जैसे यहाँ पर बोला गया है रन, तो रन का हिंदी में मतलब होता है भागना। ठीक है। जैसे मैं किसी व्यक्ति को बोलूंगा रन, वो क्या करेगा? भागेगा। लेकिन अगर मैं किसी को बोलूंगा प्रोग्राम को रन करो, इसका मतलब प्रोग्राम को लेके भागो, ऐसा तो नहीं है, मतलब प्रोग्राम को चलाना। तो एक वर्ड के अलग अलग मतलब होते हैं, तो ये संचार में बाधा उत्पन्न करते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक बाधा, मतलब सांस्कृतिक मान्यताओं का फर्क करना। ठीक है। तो पश्चिमी और भारतीय पहनावों पर प्रतिक्रिया, मतलब संस्कृति, हर जगह में संस्कृति भी अलग अलग होती है, सांस्कृतिक परिदृश्य भी अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पर सांस्कृतिक बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं। फिर आता है भावनात्मक बाधा। ठीक है। तो जैसे गुस्सा, दुख, तनाव जैसी भावनाओं की स्थिति में अगर आप संचार करते हैं ना, तो अर्थ का अनर्थ होता है, बोलते हैं ना। तो आप बोलना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन सामने वाला समझता कुछ और है, क्योंकि आपके एक्सप्रेशंस वैसे हैं। ठीक है। जैसे क्रोध में बात का गलत अर्थ निकालना। ठीक है। बोल, सामने वाला बोल कुछ रहा है और समझ कुछ और रहे हैं, ये क्रोध में होता है। तो ये भावनात्मक बाधा है। फिर आता है अवधारणात्मक बाधा। इसका मतलब होता है अलग अलग धारणाओं के कारण, मतलब हर व्यक्ति अलग सोच रखता है। ठीक है। तो एक एक ही घटना को अलग अलग नजरिए से देखना, ये क्या है? अवधारणात्मक बाधा। जैसे राजनीति में होती है, किसी के लिए भाजपा अच्छी है तो किसी के लिए कांग्रेस अच्छी है, ये अवधारणात्मक बाधा है। ठीक है। चलिए, अब आता है लास्ट पॉइंट में मैं बात करता हूं 10 प्रभावी, 10वां है प्रभावी संचार के 7 सीज। 7 सीज का मतलब होता है, सीज अल्फाबेटिकल नंबर में पहले नंबर पे। देखिए, 7 प्रकार के सी पढ़ेंगे। सबसे पहला आएगा सी फॉर कॉम्प्लीटेनेस। ठीक है। जिसका मतलब होता है कंप्लीटनेस, जिसका मतलब होता है पूर्णता। दूसरा होता है कॉन्सियसनेस, जिसका मतलब होता है संक्षिप्तता। तीसरा होता है कॉन्सिडरेशन, सोच विचार। चौथा होता है कॉन्क्रीटनेस, विशेषता। पांचवा होता है कॉर्डसी, नम्रता। छठवा होता है क्लैरिटी, स्पष्टता। और सातवां होता है करेक्टनेस, शुद्धता। इन सभी के बारे में हम अभी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला मैंने बात किया कंप्लीटनेस, है ना। कंप्लीटनेस का मतलब होता है पूर्णता। तो संदेश का पूरा होना इसमें क्या होता है? आवश्यक होता है। जैसे एग्जाम्पल देखूं, कल मीटिंग है, ये मैंने आपको बता दिया। तो क्या आप समझ पाएंगे कि कल मीटिंग है तो कितने बजे मीटिंग है? 24 घंटे होते हैं, तो कितने बजे मीटिंग है आपको पता चला क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कल सुबह 10 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग है, तो आप समझ जाएंगे कि हमें 10 बजे वहां पर कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचना है। मतलब यहाँ पर पूर्ण रूप से ये वाक्य शुद्ध है ना, और पूर्ण रूप से स्पष्ट है और पूर्ण है। तो जिसमें आपको इंपॉर्टेंट है वाक्य का पूर्ण होना। दूसरा आता है कॉन्सियसनेस, अर्थात संक्षिप्तता। बहुत ही व्यापक रूप से बताने की जरूरत नहीं होती, छोटे में भी हम सभी चीज़ों को बता सकते हैं। जैसे संदेश छोटा, सीधा और बिना फालतू शब्दों का हो। एग्जाम्पल, कृपया समय पर आइए। अगर आपने ऐसा बोल दिया ना, तो आप समझ जाएंगे, सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ भैया, हमारी जो टाइमिंग है ना, उसी पर वो को बुलाया जा रहा है। लेकिन अगर उसी की जगह ये बोला जाए, अगर आप जल्दी आ सकते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि मीटिंग जल्दी शुरू होगी, ये सब बोलने की जरूरत है क्या? नहीं, ये अच्छे संचार कौशल की विशेषता नहीं है। ठीक है। थर्ड में आता है कॉन्सिडरेशन, अर्थात होता है सोच विचार करना। तो प्राप्तकर्ता को ध्यान में रखकर संदेश देना, यहाँ पर इसकी विशेषता है। ठीक है। उदाहरण, बच्चे को सरल भाषा में, मतलब जो प्राप्त कर रहा है ना संदेश को, उसको ध्यान में रखकर आप बात कीजिए ना। ठीक है। किसी को हिंदी भाषा समझ में आ रही है, आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो क्या ये संचार कौशल होगा? नहीं। इसी को बोलते हैं सोच विचार। तो जिसे हिंदी में भाषा आ रही है तो आप हिंदी में ट्राई कीजिए, जिसे इंग्लिश में सहूलियत हो रही है आप इंग्लिश में समझ। जैसे आपको बच्चों को समझाना है, तो बच्चों को समझाना है तो आप सरल भाषा का प्रयोग करेंगे। वहीं किसी कंपनी के सीईओ को समझाना है तो आप टेक्निकल भाषा का प्रयोग करें। ठीक है। बच्चों के ऊपर टेक्निकल भाषा थोड़ी यूज करेंगे। चलिए, चौथा आता है कॉन्क्रीटनेस, अर्थात स्थूलता या स्पष्टता। तो संदेश विशिष्ट और तथ्य के साथ भरपूर हो। तो जैसे बोला गया कि बिक्री बढ़ी है, तो किस चीज की और कितनी? कुछ पता चला है क्या? नहीं। यहां पर बोला है कि इस माह बिक्री 20% बढ़ी है, मतलब इस माह बिक्री 20% तक बढ़ी है। तो यहाँ पर जो तथ्य हैं वो स्पष्ट साबित होते हैं। ठीक है। पांचवा है कॉर्टसी, अर्थात नम्रता या शिष्टाचार। तो विनम्र और आदरपूर्ण भाषा का प्रयोग करना क्या है? नम्रता या शिष्टाचार। जैसे वाक्य में यूज करते प्लीज, थैंक यू, ये विनम्रता को दर्शाता है। छठवा है स्पष्टता, चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे संदेश साफ और एक ही अर्थ वाला हो। जैसे यहाँ बोला गया रिपोर्ट सोमवार सुबह 10 बजे जमा करनी है,
तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि एक रिपोर्ट है जिसे सोमवार के दिन में सुबह के टाइम में 10 बजे आपको जमा करनी है। कुछ भी यहाँ पर आपको डाउट हुआ क्या? नहीं। फिर आता है सातवां, करेक्टनेस, जिसे कहते हैं शुद्धता या यथार्थता, इसमें सही भाषा और तथ्यों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे बोला गया भारत की जनसंख्या 142 करोड़ अर्थात 2023 में थी, तो ये क्या है? सही है। तो 2023 में 142 करोड़ यहाँ की जनसंख्या थी। यहाँ पर शुद्धता और यथार्थता का ये प्रतीक। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने संचार की सारी नोट्स यहाँ पर बना के देने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम आगे थोड़ी बहुत एमसीक्यूज कर लेते हैं, उसके बाद आप बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लगी। ठीक है, और इसके बाद वाली क्लास में मैं क्या करूँगा, जितने भी पीएससी या थोड़े और हाई लेवल के क्वेश्चन है ना, वो सभी लेकर आऊँगा। तो अगर ये आपको चाहिए होगा ना, तो कमेंट बॉक्स पर यस जरूर लिखेगा, अभी मैं लेकर आऊँगा, अन्यथा फिर से हम रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट चालू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पहला है, संचार शब्द की उत्पत्ति खाली स्थान से है। ऑप्शन नंबर ए कम्युनिकेट, बी कम्युनिकेयर, सी कंप्यूट या डी कंप्यूटर से। तो मैंने बता दिया है कि संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर से हुई है, जिसका मतलब होता है साझा करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा डार्क लेता हूं इसे। दूसरा है, मौखिक संचार के लिए प्रयुक्त शब्दों के प्रकार कौन सा है? ए संक्षिप्त शब्द, बी सरल शब्द, सी तकनीकी शब्द या डी शब्द जाल। तो दोस्तों मौखिक संचार के लिए ना आपको ज्यादा से ज्यादा सरल शब्दों का यूज करना होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप जितना सरल बोलेंगे ना, संचार उतना ही ज्यादा गुणवत्तापूर्ण होगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है, हम में से अधिकांश लोग बोलते समय शब्दों के अतिरिक्त खाली स्थान और खाली स्थान का भी प्रयोग करते हैं। आपका ऑप्शन है क शब्द और हाव भाव का, हाव भाव और शारीरिक भाषा का, ग है शारीरिक भाषा और मुद्रा का, या घ है मुद्रा और आंखों को देखना। तो दोस्तों हम में से अधिकांश लोग जो है ना, जब भी हम संचार करते हैं तो हम हाव भाव और शारीरिक भाषा का प्रयोग करते हैं। हाव भाव मतलब जैसे अब ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना, ये हाव भाव है, और शारीरिक भाषा बॉडी लैंग्वेज का मैं यूज कर रहा हूँ, तो यही क्या है, हम में से अधिकांश लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा चेहरे का सकारात्मक भाव पॉजिटिव एक्सप्रेशन को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है ध्यान केंद्रित करते समय भौहें चढ़ाना, बी आंखों से संपर्क बनाए रखना, सी लगातार मुस्कुराना, या डी आंखें ऊपर चढ़ाना। तो दोस्तों चेहरे का सकारात्मक प्रभाव कब होगा पता है? जब आप नजरें मिलाकर बात करेंगे। कोई सामने वाला आपसे बात कर रहा है, आप इधर उधर देख रहे हैं, क्या ये सही से संचार होगा? नहीं। आप जब नजरें मिलाकर बात करते हैं ना, तो ये जो संचार है सकारात्मकता को दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। नजरें मिलाने मतलब ये नहीं है कि आप घूर के देख रहे हो इसको, ठीक है, प्यार से, सालीन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विधि से हम यह जान सकते हैं कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को क्या समझा या प्राप्त किया है? जैसे मैंने आपको क्या है कुछ चीजें बताएं, तो मैं कैसे समझूंगा कि आपको चीजें समझ में आ गई? ऑप्शन ए प्रेषण, बी प्रतिक्रिया, सी संदेश, या डी। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, आज का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब आप प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया के रूप में जैसे आप लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। तो प्रतिक्रिया के माध्यम से ही ये समझ में आता है कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को कैसे और किस प्रकार से समझा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मौखिक संचार में आमतौर पर किस प्रकार के शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तकनीकी, बी सरल, सी आसान, या डी स्थानीय भाषा। तो दोस्तों जो मौखिक संचार है ना, उसमें आप सरल भाषा का भी प्रयोग करेंगे, आसान भाषा का भी प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ स्थानीय भाषा का भी प्रयोग करेंगे। लेकिन तकनीकी भाषा का प्रयोग करेंगे क्या? नहीं। ठीक है, टेक्निकल कहाँ यूज करेंगे? जहां टेक्निकल की जरूरत हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तकनीकी का यूज नहीं किया जाता। सातवां है, खाली स्थान को चेहरे से प्रस्तुत किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी लग रहा है, लेकिन मोस्टली लोग गलत करेंगे। देखिए चेहरे से प्रस्तुत किया जाता है, आपका ऑप्शन है ए हाव भाव, बी शारीरिक भाषा, सी पराभाषा पैरा लैंग्वेज, या डी भाव। तो दोस्तों जो चेहरे का जो प्रस्तुति है ना, उसको दर्शाया जाता है भाव से, भाव। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूं। तो भाव को चेहरे से प्रस्तुत किया जाता है, सभी चीजों को मैं बताता हूं। देखिए भाव का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन, इसको चेहरे से व्यक्त किया जाता है, जैसे मुस्कुराना, है ना, घूर के देखना। हाव भाव अर्थात होता है गेस्चर, जिसमें आप हाथ की, उंगली या शरीर के अंगों के हरकतों से संदेश देते हैं। ठीक है, जैसे आओ बोल रहे हो, जाओ बोल रहे हो। ठीक है, ये हाव भाव हो गया। अब आता है शारीरिक भाषा अर्थात बॉडी लैंग्वेज, इसमें पूरे शरीर की मुद्रा या चाल ढाल या हरकत को यहाँ पर देखा जाता है, इसे बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। बोलते हैं ना आपकी नहीं बॉडी लैंग्वेज सुधारो, ये संचार अर्थात आपकी स्किल डेवलप करता है। ठीक है, फिर आता है पैरा लैंग्वेज। देखिए पिछली क्लास में मैंने बता रखी है पैरा लैंग्वेज क्या है, तो आवाज का टोन, गति, जोर या ठहराव आदि क्या होता है पैरा लैंग्वेज का।
ठीक है, आप किसी एक बात को अगर अलग अलग टोन में, अलग अलग गति में बोले ना, तो उसका मतलब ही अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को मैं हाँ बोलता हूँ, तो हाँ ठीक है ना ऐसे बोलूँगा, तो समझ में आ रहा है आप कि मैं उस काम को करने में इंटरेस्टेड हूँ। हाँ ठीक है, ऐसे अगर मैं बोलता हूँ मतलब आप समझ जाएंगे कि हाँ सामने वाला क्या है, इस काम को करने के लिए एग्री है। तो ये होता है पैराभाषा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, संचार बाधा को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अनुवादक का उपयोग करके, बी पत्र लिखकर, सी बिल्कुल भी संवाद ना करके, या डी अपनी भाषा का प्रयोग करके। तो दोस्तों संचार में अगर बाधा हो रही है ना, तो जैसे भाषाई बाधा हो रही है, सामने वाला छत्तीसगढ़ी समझ रहा है, आप इंग्लिश में बोल रहे हो यार, तो आप किसका यूज करेंगे, एक अनुवादक को लाएंगे जो छत्तीसगढ़ी भाषा को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में समझाए, है ना, या इंग्लिश की भाषा को ट्रांसलेट करके छत्तीसगढ़ी में समझाए। तो अनुवादक का उपयोग करके आप संचार का बाधा को दूर कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संचार बाधा नहीं है। ऑप्शन ए भाषाई बाधा, बी पारस्परिक बाधा, सी वित्तीय भाषा बाधा, या डी संगठनात्मक बाधा। तो दोस्तों भाषाई बाधा, पारस्परिक बाधा और संगठनात्मक बाधा ये सभी संचार की बाधा है, लेकिन वित्तीय बाधा है ना, यहाँ पर मुद्रा की बात कहाँ की गई है, मतलब फाइनेंस की बात कहाँ की गई है, तो वित्तीय बाधा संचार की बाधा नहीं। ठीक है, अब आते हैं सीधे शरीर की मुद्रा क्या दर्शाती है। सीधे शरीर, आप सीधे हैं, स्ट्रेट हैं, ठीक है, ऐसे आप बात कर रहे हैं, तो ये मुद्रा क्या दर्शाती है। आपका ऑप्शन है ए गर्व को, बी व्यावसायिकता को, सी आत्मविश्वास को, या डी विनम्रता को। तो दोस्तों इसका आंसर इजीली दे सकते हैं, ये दर्शाती है, आप यदि स्ट्रेट खड़े हो रहे हैं ना, तो आप दर्शाते हैं आत्मविश्वास से, तो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो, सीधे तन के खड़े हो, सीधे शरीर की मुद्रा आत्मविश्वास दर्शाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चेहरे की सकारात्मक भाव को दर्शाता है, पॉजिटिव को। तो ऑप्शन ए है घूरना, बी है झुर्रीदार माथा, सी कहीं और देखना, या डी सुनते समय सर हिलाना। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, आप मुझे घूर रहे हैं या झुर्रीदार ऐसे माथा कर रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं इधर उधर, तो ये क्या है, सकारात्मक होगी क्या, नहीं। आप सुनते समय यदि हाँ सर जी सर ऐसे बोलते हैं ना, तो ये सकारात्मक होगा। नेक्स्ट देखते हैं अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आपका ऑप्शन है ए संक्षिप्त शब्द, बी तकनीकी शब्द, सी शब्द जाल, या डी सरल। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अच्छे संचार के लिए जाहिर सी बात है सरल शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, इतने सरल शब्द होंगे उतना ही अच्छा संचार होगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन संचार चक्र का तत्व नहीं है। एक साइकिल होती है, उसका तत्व नहीं है। आपका ऑप्शन है ए चैनल, बी रिसीवर, सी समय, या डी प्रेशर। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समय। समय यहाँ पर संचार चक्र के तत्व उसमें नहीं आता। सबसे पहले देखिए संचार चक्र में कौन कौन होते हैं, एक होता है प्रेषक, दूसरा होता है ग्राही, और इनके बीच का जो जाल होता है ना, ये क्या कहलाता है, चैनल कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों समय का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लिखित संचार को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए है अशाब्दिक, बी शाब्दिक, सी दृश्य, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो लिखित संचार होता है ना, ये होता है शाब्दिक प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रतिक्रिया नेगेटिव एक्सप्रेशन का उदाहरण है। ठीक है, रिएक्शन है का ना, उसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आप बेहतर नृत्य कर सकते हैं, बी है ना आपका नृत्य अच्छा था लेकिन आप इसे और बेहतर कर सकते हैं, सी आपका नृत्य कौशल वास्तव में अच्छा नहीं है, आपको और अभ्यास करना होगा, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए नकारात्मक प्रतिक्रिया का अगर आपको देखना होगा तो आप खुद में लेकर देखिए, सामने वाला अगर आपको बात करता है, अगर आपको बोलता है आपका नृत्य यार अच्छा नहीं है, वास्तव में अच्छा नहीं है, आपको और मेहनत करने की जरूरत है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर हर्ट होगा, यार इतना अच्छा तो मैंने किया था, ट्राई तो किया था एटलीस्ट। तो ये क्या हो गया, नकारात्मक प्रतिक्रिया, नेगेटिव रिएक्शन हो गया। लेकिन बाकी अगर आप बोल सकते हैं कि आप और बेहतर कर सकते हैं, आपका नृत्य अच्छा था लेकिन आप इससे और बेहतर कर सकते हो, इतना बुरा नहीं लगेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेगेटिव प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 खाली स्थान संचार में बाधा नहीं है। ऑप्शन ए भाषा, बी संस्कृति, सी आदतें, या डी शारीरिक। तो कौन सी संचार में बाधा नहीं है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी भाषा, संस्कृति और शारीरिक की सभी संचार की बाधाएं मैंने ऊपर बता रखा है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संचार का त्वरित और स्पष्ट तरीका है। ठीक है, ऑप्शन है ए ईमेल, बी नोटिस पोस्टर, सी आमने सामने अनौपचारिक संचार, या डी व्यावसायिक बैठक। दोस्तों आप में कंफ्यूजन होगा ईमेल और आमने सामने का अनौपचारिक संचार। ईमेल में भी तो हम चैटिंग के थ्रू ऐसे कर सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब आमने सामने में व्यक्ति बैठ रहे हैं, है ना, और ये चीज़ें अनौपचारिक है। औपचारिक और अनौपचारिक उम्मीद है आप समझ रहे हो, जैसे सरकारी काम काज हो गई, औपचारिक हो गया। अनौपचारिक जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो होता है ना, त्वरित और स्पष्ट तरीका होता है संचार करने का।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आमने सामने आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कंधों को सीधा और शरीर को शिथिल रखना किसका उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए चेहरे के भाव, बी मुद्रा, सी हाव भाव या डी आंखों का संपर्क। तो दोस्तों शरीर को सीधा रखना और शरीर को स्थिर रखना मुद्रा अर्थात बॉडी लैंग्वेज का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां है, दृश्य संचार किन कारकों पर निर्भर करता है? आपका ऑप्शन है ए संकेत, प्रतीक और चित्र पर, बी पाठ संदेश पर, सी मुद्रा पर या डी शारीरिक भाषा पर। तो दोस्तों जो दृश्य संचार है ना, ये ऑप्शन नंबर ए संकेत, प्रतीक और चित्र पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जैसे आप सामने में देख रहे हैं ना, किस प्रकार के संकेत का यूज किया जा रहा है, किस प्रकार के प्रतीक, जैसे व्हाट्सएप में आप चैटिंग कर रहे हैं ना, ये दृश्य संचार का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि फीडबैक का अभाव है तो खाली स्थान की ओर यह ले जाएगा। ऑप्शन ए अविश्वास, बी संचार बाधा, सी हस्तक्षेप या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब फीडबैक ही यहाँ पर नहीं होता ना, तो यहाँ पर क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी संचार में बाधा उत्पन्न होती है। तो संचार में बाधा का मैंने चार्ट जो बताया उसमें फीडबैक भी था ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें प्राप्तकर्ता संदेश की व्याख्या करता है और उसे समझता है, उसे क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए डिकोडिंग, बी इनकोडिंग, सी फीडबैक या डी इनमें से कोई नहीं। जैसे मैं आपको कोई बात बोल रहा हूँ, आप उसको समझ रहे हैं और उसका एक परसेप्शन अर्थात धारणा बना रहे हैं, ये क्या होता है? इसे कहते हैं डी कोडिंग। मैंने बता रखा है, तो इसे कहते हैं डी कोडिंग, है ना। और जैसे मैं व्यवस्थित रूप से स्पष्ट रूप से किसी सूचना को आपको दे रहा हूँ, है ना, एक निश्चित नियम द्वारा, तो ये कहलाता है इनकोडिंग। ये चीज़ें मैंने बता रखी हैं यार, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दो लड़कियां फोन पर बात कर रही है, ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन है पारस्परिक संचार, बी लिखित संचार, सी छोटे समूह संचार या डी सार्वजनिक संचार। दोस्तों जब दो लड़कियां फोन पे बात कर रही ना, तो ये क्या है? अंतर व्यक्तिक संचार, जिसे कहते हैं पारस्परिक संचार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, किसी चीज की ओर उंगली उठाना किसका उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन ए है भाव, बी है हाव भाव, सी शारीरिक भाषा या डी पराभाषा। तो इसके बारे में मैंने बता रखा है, अगर उंगली या हाथ का आप यूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हाव भाव का ये उदाहरण है। अब चेहरे का आप यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? भाव का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें आवाज का स्वर, गति और मात्रा शामिल है? ऑप्शन ए है आंख से संपर्क, बी शारीरिक भाषा, सी परलौकिक भाषा या डी अभाव। ठीक है, आवाज का स्वर या गति या मात्रा शामिल है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परलौकिक भाषा, जिसे बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज के बारे में मैंने बता रखा है, गति, स्वर का ऊंचा नीचा होना, ये अर्थ को ही बदल देता है। ठीक है, इसलिए परलौकिक भाषा आपका उदाहरण है। अब देखते हैं, थोड़ा क्रॉप हो रहा है। प्रश्न 25, किस संचार विधि को समझने के लिए, है ना, किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन नंबर ए है मौखिक, बी अशाब्दिक, सी दृश्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर किसी संचार विधि को आपको समझना है ना, तो आपको मौखिक और अशाब्दिक दोनों चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर दृश्य की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 और 27 का आंसर आप देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, संचार बाधाओं को दूर करने के लिए कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, सबसे ज़्यादा अच्छी है? ऑप्शन ए दृश्यों का उपयोग करें, बी अनुवादक की सहायता ले, सी हमेशा दूसरों की राय का सम्मान करें या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 27वां है, संचार बाधाओं को दूर करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? दृश्यों का उपयोग करें। अच्छा ये तो सेम हो गया। ठीक है, 26 ही है, गलती से सेम ही हो रह गया यहाँ पर, तो 26वां का आंसर आपको देना है, एक ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपको PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, जो कि CGPSC में पूछे गए हैं, अगर इसकी सेट से भी चाहिए तो यार मुझे कमेंट करो यस, तभी मैं आगे की वीडियो लाऊंगा, अन्यथा यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद फिर से हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, मज़ा आया होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करो, तभी मुझे लगता है कि हाँ यार मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है आपके प्रति। मैं कोशिश करता हूँ यार आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी कंटेंट यहाँ पर दे पाऊँ। दोस्तों आज के मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।